सर्वप्रथम वीणा पाणी के चरणों में वंदन करती हूँ। वंदन वीणा पाणी को, करती जोड़े हाथ, हाथ कृपा का शारदा, रखना सबके माथ, रखना सबके माथ। इस कार्यक्रम की अधिष्ठात्री आदरणीय दीदी डॉक्टर विमला भंडारी जी और आज इस कार्यक्रम की अतिथि कहानीकार संगीता सेठी जी एवं उपस्थित सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को नमन करती हूँ। मैं आपकी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट रेखा लोढ़ा स्मिथ सलीला संस्था सलुम्बर की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम कहानी पार्क की सैर में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। यह कार्यक्रम वेबिनार के माध्यम से सलीला संस्था सलुम्बर के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति साहित्य से और विशेष तौर से बाल साहित्य से जुड़ा है, उसके लिए सलीला संस्था और इस संस्था की संस्थापिका डॉक्टर विमला भंडारी जी का नाम कतई अनजान व नया नहीं है। इस संस्था द्वारा की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां ही इसकी पहचान है। यह संस्था और डॉक्टर विमला भंडारी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। फिर भी मैं औपचारिक रूप से इस संस्था का संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज से लगभग 28-30 वर्ष पहले साहित्य प्रेमी दो अदद आंखों ने अपने नगर के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले लोगों को एक वैचारिक मंच देने तथा नगर की स्थापित व नवोदित प्रतिभाओं को व्यापक साहित्यिक पटल से जोड़ने का एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न की साकार परिणति 4 सितंबर 1994 को सलीला संस्था की स्थापना के रूप में सबके समक्ष परिणित हुई। वे आंखें थी डॉक्टर विमला भंडारी जी की आंखें। सामान्य साहित्यिक कार्यक्रमों की परिकल्पना से प्रारंभ यह संस्था 2010 में राजस्थान साहित्य अकादमी के साथ मिलकर किए गए राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन की अभूतपूर्व सफलता के बाद बालक व बाल साहित्यकारों की अग्रणी संस्था के रूप में उभरकर राष्ट्रीय पटल पर अपनी अमिट पहचान बनाने में सफल हुई। 2010 के बाद से अद्यावधि इस संस्था द्वारा निरंतर प्रतिवर्ष 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह एक ऐसा आयोजन है जिसमें बालक और बाल साहित्यकार, शिक्षक और विद्यार्थी एक कड़ी के रूप में परस्पर सहयोग और प्रत्यक्ष सहभागिता करते हैं। यह कार्यक्रम परंपरागत लीक से हटकर नए नए रचनात्मक आयामों को खुद में समेटते रहे हैं। डॉक्टर विमला भंडारी जी की रचनात्मकता और दूरदर्शी सोच और वर्तमान परिवेश के साथ तालमेल व तकनीकी परिवर्तनों को मद्देनजर रखते हुए कई नवाचार किए गए, जिनमें बालकों के लिए कार्यशालाएं, साहित्यकारों द्वारा नवीन एवं लुप्त प्राय होती बाल साहित्य की विधाओं पर प्रतियोगी लेखन, स्मारिका एवं अन्य संकलनों का प्रकाशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। रचनात्मक कार्यों के अतिरिक्त संस्था द्वारा साहित्यकारों को सम्मान एवं प्रोत्साहन भी प्रदान किया गया। संस्था द्वारा किए गए कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है, जो मैं आने वाले कार्यक्रमों में आपके समक्ष रखूंगी और हम सब सलीला के संदर्भ में निरंतर अपनी जानकारियों में इजाफा करते रहेंगे। इसी सलीला संस्था और डॉक्टर विमला भंडारी जी की रचनात्मक व कभी न रुकने वाली निरंतर गतिशील रहने की सोच ने आपदा में अवसर की उक्ति को चरितार्थ करते हुए विगत लगभग 2 वर्षों में तकनीकी का सुंदर उपयोग करते हुए ऑनलाइन कार्यक्रमों को आयोजित कर साहित्यकारों की चेतना को जागृत रखने का महनीय कार्य किया है। उसी क्रम में यह साप्ताहिक कार्यक्रम कहानी पार्क की सैर लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित है। इतने कार्यक्रमों की भीड़ में इस कार्यक्रम को करने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्यों इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता महसूस हुई? इस कार्यक्रम से क्या रचनात्मक लाभ और साहित्यिक अभिवृद्धि होगी? यह जानने और अपनी समस्त जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आइए चलते हैं डॉक्टर विमला भंडारी जी की ओर। मैं जोरदार करतल ध्वनि और बहुत ही सम्मान से भंवर प्रेम जी की इन पंक्तियों के साथ आदरणीय को अपने वक्तव्य हेतु आमंत्रित करना चाहती हूँ कि कर बंद खिड़की जो सो रहे हैं,
कि कर बंद खिड़की जो सो रहे हैं, पड़े ही पड़े अंधेरों को रो रहे हैं। कि कर बंद खिड़की जो सो रहे हैं, पड़े ही पड़े अंधेरों को रो रहे हैं। कहो उनसे जाकर बाहर वो निकले, उजाले बड़ी देर से हो रहे हैं, उजाले बड़ी देर से हो रहे हैं। आदरणीय विमला दीदी की रचनात्मक सोच के उजाले में हम सब नहाते हैं, और मैं बहुत ही सम्मान के साथ दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी बात हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय डॉक्टर विमला भंडारी जी। आप अनम्यूट करिए दीदी, म्यूट है आप, माइक म्यूट है। आप सभी को सादर अभिवादन करती हूँ। आज कहानी पार्क की सैर एक नया कार्यक्रम लेकर के सलीला संस्था आपके सामने आई है। कार्यक्रम को करने की क्या आवश्यकता हुई और क्या जरूरत रही, ये बात हमारी रेखा जी ने बहुत अच्छे से उठाई है। मैं एक ही लाइन में कहना चाहूंगी कि साहित्य जो है वो जीवन में हलचल पैदा करता है, और जब साहित्य जीवन में हलचल पैदा करता है तो आप देखिए कि जो बाल साहित्य है वो कितनी हलचल पैदा करता होगा। आपने देखा ही होगा कि कहानी सुनते पढ़ते वक्त या कविता सुनते पढ़ते वक्त मन में कैसा जोश आ जाता है। पहेलियां सुनते पढ़ते या पूछते वक्त भी मन में कितना उत्साह होता है। तो साहित्य ही एक ऐसी चीज है जो जीवन के अंदर संवेदनाओं को, सुख दुख को, सारे अनुभवों को अच्छे से व्यक्त करता है, और मनुष्य के जो आवेग हैं, संवेग हैं, वो कैसे बाहर निकलें, कैसे व्यक्त निकलें, ये बहुत आवश्यक भी है। बाल साहित्य के कई प्रयोग यूं तो सलीला संस्था ने किए हैं वक्त वक्त पर इस बार कहानी पार्क के पीछे हमारे वर्तमान समय में या समकालीन समय के अंदर बाल कहानी की क्या दशा दिशा है, इसकी एक पड़ताल भी होनी बहुत आवश्यक है कि किस तरह से बाल कहानी जो है लिखी जा रही है, आज का बालक कहाँ है, हमारी क्या स्थिति है, बालक कहानी क्या पसंद कर रहा है। और कहानियों साहित्यिक दृष्टि से देखें तो कहानियों के कई वर्ग नजर आएंगे आपको। कुछ कहानी जो इन दिनों अधिक लिखी जा रही है वो पर्यावरण को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर इन दिनों कहानियां अधिक लिखी जा रही है। किंतु ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि दिवस को लेके कहानी नहीं लिखी जा रही है। आपको पत्र पत्रिकाएं, टटोले या जहां पे भी देखने को मिलेगा, पर्व को लेकर के भी काफी कहानियां देखने को आती है। जैसे ही पर्व आने को होता है उस पर्व पर कहानियां आपको तत्काल हाजिर मिलेंगी। कहानी पशु पक्षियों पे लिखी जाती है, और पशु पक्षियों पे भी कहानी बहुत पसंद भी की जाती है बच्चों के द्वारा। उनके जो करीबी रिश्ते हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनको भी लेकर लिखी जाती है, तो कहीं निर्जीव पात्रों को भी लिखी जाती है। आखिर इतने प्रकार की कहानियां जो हैं, चाहे वो विज्ञान कहानी कहो, चाहे रहस्य रोमांच की कहानी कहो, चाहे परी कहानी कहो, कितने ही आकार प्रकार है। ये कहानियों की आज वर्तमान में क्या स्थिति है, किस तरह से लेखन हो रहा है, और आज जो हमने इसके अंदर नवीन नवाचार जो किया है वो कहानी कथन का किया है।
अक्सर होता क्या है कि रचनाकार अपने कागज खोलता है और कहानी को पढ़ता है। तो जब कहानी को पढ़ा जाता है इस तरह से, तो क्या हमारे बच्चे उस कहानी से जुड़ पाते हैं? ये बिल्कुल सही है कि बच्चे उससे नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि बच्चों को जो कार्टून फिल्में हैं वो अधिक लुभाती हैं और वो उसके ज्यादा देखने लगे हैं और उन्हीं को ही पसंद कर रहे हैं। ऐसे में हमारी कहानियां उन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए एक प्रयास किया है कि क्यों नहीं कहानी पार्क की सैर के नाम से एक ऐसा हम साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू करें जिसके अंदर रचनाकार अपने पूरे हाव भाव के साथ कहानियां सुनाए। क्योंकि आज घरों में उस तरह से हाव भाव के साथ उच्चारण के उतार चढ़ाव के साथ कहानी सुनाने वाला घर में बच्चों को वैसी स्थिति, पुरानी जो स्थिति थी, दादा दादी, नाना नानी, मामा बुआ मौसी ताई, सब बहुत सारे रिश्ते हुआ करते थे, वो सुनाया करते थे, किंतु आज वो स्थिति नहीं है। इसी कारण शायद बच्चे थोड़ा थोड़ा साहित्य से दूर हुए हैं और दूसरे जो माध्यम है उनकी ओर आकर्षित हुए हैं। किंतु कहानी जो है आज भी गर्म है, उसका बाजार आज भी ठंडा नहीं हुआ है। कहानी गर्म है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक बाल पत्रिका आई थी, बच्चों का देश, और डाक वाला जब दे करके गया तो मेरी पोती उसको लेकर के आई और उसने मुझे आते ही पूछा कि आप कहें तो इसका लिफाफा मैं हटा दूं। तो मैंने कहा हाँ हटा दो। उसने लिफाफा हटाया, जैसे ही आवरण देखा उसका, कि उसने बोला कि अरे वाह कितनी बढ़िया किताब है दादी, क्या इस आपसे पहले मैं पढ़ लूं इसको। तो बच्चों में आज भी आकर्षण है, आज भी वो कहानी की पुस्तकें पढ़ते हैं और देखते हैं। तो आइए रचनाकार के बीच हम ज्यादा ना रहें और हर एपिसोड में हम आपसे इस बारे में और अधिक से अधिक बात करते जाएंगे। समय अपनी गति से चल रहा है और इस कार्यक्रम को समय से पूरा भी करना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रीता भार्गव, राजेंद्र श्रीवास्तव, शील कौशिक, प्रकाश तातेड़, गोविंद शर्मा, राजेंद्र सेठी, उषा सोमानी, संतोष कुमार जी और कुमुद वर्मा, वीरेंद्र लोढ़ा, जिनके कमेंट्स हमें शुभकामनाएं और स्वागत के रूप में मिले हैं। उन सब की आभारी हूं कि वो इस कार्यक्रम से जुड़े। अच्छा लग रहा है और हमारा इस कार्यक्रम को करने का मनोबल भी बढ़ रहा है कि एक अच्छा जो है बौद्धिक वर्ग हम सब मिल करके कोई अच्छा प्रयास करने जा रहे हैं। तो मैं ये जो मंच है वो रेखा जी को सौंपती हूँ कि वो अपना गतिविधि को आगे जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आदिकाल से कहानी बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी आकर्षित करती रही है और इसका आकर्षण चिरकाल तक बना रहेगा। आपने बहुत अच्छे ढंग से कहानी का बाजार अभी गर्म है ये बात कहते हुए कहानी की उपयोगिता अपने वक्तव्य से सबके समक्ष रखी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी अतिथि कहानीकार हैं जोधपुर से हमारे बीच उपस्थित संगीता सेठी जी। मैं इनका संक्षिप्त परिचय आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ और इसके बाद मैं कुछ इनसे खुद से इनके बारे में जानकारियां चाहूंगी, जिसे साक्षात्कार तो नहीं कहेंगे, एक चर्चा, एक आपसी बातचीत के रूप में। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय जो इन्होंने मुझे भिजवाया है बहुत संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रखती हूँ। 12 सितंबर 1966 को जन्मी संगीता जी भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रशासनिक अधिकारी हैं। आपकी लगभग 1 दर्जन कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें प्रौढ़ साहित्य और बाल साहित्य दोनों सम्मिलित हैं। मोटा मोटी उनके नाम पापा के आसपास, डायरी विधा,
विश्वास की छाया में काव्य संग्रह, कांधा कहानी संग्रह, आस्था की कहानियां बाल कथाएं, जीवाश्म की कहानियां विज्ञान कथा, मैं धरती तू आकाश काव्य संग्रह, एक देह एक आत्मा कथा संग्रह, मेरी जर्मनी यात्रा यात्रा वृतांत, स्पंदन की कहानियां बाल कथा संग्रह, तुम कब आओगे कथा संग्रह और आधी दुनिया सारे रंग। आपकी कुछ प्रकाशित कृतियां लगभग 6-7 नाम दिए हुए हैं जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। आप देश की ख्यात नाम पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं, जिसमें कादम्बिनी, मधुमती, राष्ट्र धर्म, राजस्थान पत्रिका, हरिगंधा, मेरी सहेली, दैनिक नवज्योति, जनसत्ता, अन्य कई पत्रिकाएं हैं। एक लंबी फहरिस्त है। मैं इनका परिचय पढ़ूंगी तो आधा समय तो शायद परिचय पढ़ने में ही चला जाएगा। कई सारी कार्यशालाओं में आपने भागीदारी की है। आप कई जगह आपकी कहानियां निरंतर प्रकाशित और पुरस्कृत होती रही है। मुख्य रूप से दैनिक भास्कर रचना पर्व में आपकी कहानी कांधा को प्रथम पुरस्कार मिला था। मैं भैरे कुंती को भी प्रथम पुरस्कार मिला है। नानी माँ का जन्मदिन ये कहानी भी पुरस्कृत हुई है। आपने भारतीय जीवन बीमा निगम में राजभाषा अधिकारी के रूप में 9 वर्ष तक कार्य किया है। इसके अलावा द संडे इंडियन द्वारा सर्वे में विश्व की 111 महिला लेखिकाओं में आपका नाम सम्मिलित है। आपकी बाल कहानियां आंध्र प्रदेश के पाठ्यक्रम में और बिहार के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। दैनिक भास्कर वुमेन ऑफ द ईयर 2012 का अवार्ड आपको मिल चुका है। इसके अतिरिक्त आपको शंभू शेखर सक्सेना सम्मान, सलीला संस्था स्वतंत्र सेनानी ओंकार लाल शास्त्री स्मृति पुरस्कार, स्वतंत्रता सेनानी ओंकार लाल शास्त्री पुरस्कार यात्रा वृत्तांत पर, और स्पंदन की यात्रा वृत्तांत तथा स्पंदन की कहानियों पर भी आपको पुरस्कार मिला है। इसके अलावा भी कई सारे बड़े बड़े देश की ख्यातनाम संस्थाओं से आप सम्मान और पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। आपकी रचनाएं उड़िया में, मलयालम में और कन्नड़ में अनुदित हुई हैं और शीघ्र ही पंजाबी में आपकी रचनाओं का अनुवाद होने जा रहा है और शायद आप पंजाबी में और अंग्रेजी में लेखन भी करने वाली हैं। ऐसा मुझे आपके इस परिचय से ज्ञात हुआ है। मैं कुछ बातें आपसे जानना चाहूंगी कि आप कब से साहित्य सृजन कर रही हैं और किस चीज ने आपको साहित्य की ओर प्रवृत्त किया? क्या ऐसी चीज थी, क्या ऐसा घटक था जिसने आपको साहित्य लेखन की ओर प्रवृत्त किया? आप बताइए संगीता जी। संगीता जी सुन। एक मिनट। आवाज नहीं आ रही है और आपने दो से जुड़ गई आप, एक को बंद करें। आवाज नहीं आ रही है संगीता जी। अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं अभी। संगीता जी अनम्यूट करें अपने आप को। वो क्या दो से जुड़ गई ना। हाँ, वीडियो भी उनकी शायद स्टिल हो गई है। हाँ, दोनों से और इससे। हाँ, अब ये तकनीकी के आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। हाँ। आ रही है, बोलिए। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज सलीला संस्था के इस पेज पर कहानी के लिए आई हूँ और विमला जी की मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं तो इनकी शुरू से ही शिष्या रही हूँ। मैं इनके क्या गुणगान करूँ, और इनसे मैंने काफी लिखना पढ़ना सीखा है। जो रेखा जी ने अभी मेरे से
प्रश्न किया कि कौन से घटक थे जिसने मुझे साहित्य की तरफ मोड़ा, तो बचपन में जब लिखना पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये अंदाज नहीं था कि मैं इस राह पर जा रही हूँ। जैसा कि हम अभी बच्चों के लिए लिख रहे हैं और जैसा अभी विमला जी ने भी कहा कि बच्चों को कहानी का बहुत आकर्षण होता है, तो वो आकर्षण ही था, एक कहानी का एक आकर्षण था। और मेरे घर में मेरे मम्मी पापा कहानियां सुनाते थे, कुछ कुछ लिखते थे, कुछ शेरो शायरी करते थे, कुछ किताबें आती थी हमारे घर में, कुछ पत्रिकाएं आती थी, लेकिन मुझे ऐसा अंदाज नहीं था कि मैं अगर इन सब चीजों को पढ़ रही हूँ तो मैं साहित्य की तरफ जा रही हूँ। ये अंदाज बहुत समय के बाद, जब मैं थोड़ा थोड़ा कहानी लिखने की इच्छा रखने लगी, जब मुझे लगा कि मैं जिनको पढ़ रही हूँ क्या मैं भी ऐसा लिख पाऊंगी, और जब मैंने लिखना शुरू किया, लिखने के बहुत दूर जाने के बाद मुझे लगा कि मैं साहित्य की तरफ जा रही हूँ। तो शुरुआत में किसी को ये नहीं पता होता कि हम साहित्य की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक निरंतरता जो होती है, वो निरंतरता मेरे जीवन में रही इस क्षेत्र की तरफ, जिसने मुझे आकर्षित किया और मैं एक राह मैंने पकड़ ली। जी। आज के साहित्य लेखन में महिलाओं ने अपनी एक महती भूमिका स्थापित की है और एक बड़े फलक पर महिला साहित्यकार दिखाई देने लगी है। महिलाएं वैसे भी गृहस्थी की जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबी होती हैं, इसके साथ साथ आप एक संस्था में प्रशासनिक अधिकारी का कार्यभार भी निभाती है और फिर आप एक साहित्यकार भी हैं, और उसमें भी विशेष रूप से बाल साहित्यकार, क्योंकि साहित्य से भी अधिक जिम्मेदारी वाला लेखन होता है बाल साहित्य लेखन। तो आप कैसे इन तीनों में सामंजस्य बिठाती है और किस तरह इन तीनों भूमिकाओं के साथ न्याय कर पाती है? आपकी बात शायद अन्य लेखिकाएं जो अभी नवोदित हैं, लिखना सीख रही हैं, उनपे भी ये सारे भार हैं, उनके लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शन का कार्य भी करें। तो आप बताइए कैसे इसमें सामंजस्य करें? जब हम ग्रोइंग उसमें चलते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि जा रहे हैं। रेखा जी, आप मेरी आवाज गूंज रही है? हाँ, तो महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं और उन्हें आना भी चाहिए, और हम भी किसी ना किसी से कहीं प्रेरित हुए और आगे चलते गए। शुरुआत में क्या होता है कि ये सब स्वांग सुखाए होता है। हमने एक छोटी सी कविता लिख ली, हमें अच्छा लगा, हमने एक छोटी सी कहानी को पढ़ा और बच्चे को सुना दिया तो हमें वो भी अच्छा लगता है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं और एक स्वांग सुखाए सी बात हो जाती है। तो ऐसे ही मैं भी और रोजगार एक बहुत बड़ी चीज होता है, एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए भी। और महिला होने के नाते निश्चित रूप से मेरे घर से एक सपोर्ट था कि मुझे नौकरी तो करनी ही है, और मेरी नौकरी भी मैंने शादी के बाद ही इस नौकरी में आई। और मेरे पति का ये कहना था कि नौकरी एक अहम चीज है, इसको पहले आपको करना है, शौक बाद में। लेकिन वो शौक हिडन में चलते रहे, बहुत छुप छुप कर चलते रहे, और एक स्टेज पर आकर मुझे लगा कि मुझे लगा कि मैं अब साहित्य की तरफ जा रही हूँ और मुझे इसको आगे बढ़ाना है, तो एक जिम्मेदाराना वाली बात आ गई कि मुझे एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है। और फिर मुझे एक नशा सा हो गया कि मुझे अब लिखना ही है। तो ये जिम्मेदारी का पद, प्रशासनिक अधिकारी का पद, जिसमें हम ऑफिस में साहित्य की बात नहीं कर सकते, साहित्य की चर्चा भी नहीं कर सकते, मैं ये बता भी नहीं सकती कि मैं लिखती हूँ। तो वो एक समय ऐसा था जो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, और मैं अपना समय चुराती थी, अपना सोने का समय कम करती थी, घर में सारे काम करते हुए जो एक आम मध्यम वर्गीय महिला करती है, सारे झाड़ू पोछा बर्तन और बच्चे को पढ़ाना, होमवर्क कराना, ये सब करने के बाद एक समय को चुराती थी। और मुझे वो नशा सा हो गया था कि मुझे आधा घंटा रोज अपने को देना है, और मैं सोने से पहले ये ऐसी प्रक्रियाएं करती थी, और फिर इस तरह से मुझे निभाना पड़ा। लेकिन अब समय थोड़ा सा बदला, ये पिछला 4-5 साल का समय मेरे लिए बदला है कि बच्चे बड़े हो गए तो मेरे को थोड़ा सा समय
ज्यादा मिलने लगा। लेकिन हाँ, ऑफिस की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि निश्चित रूप से जब आप अधिकारी के पद पर आगे प्रमोशंस पे जाते हैं तो समय भी वो भी होता है। लेकिन अब समय अच्छा है, मुझे लगता है कि हाँ, मैं जिम्मेदारी को निभा रही हूँ, मुझे जीना आ गया है ना, वो जिंदगी बीती तो जीने का ढंग आया, वो वैसा वाला समय आ गया है। जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये चीज बताई। और आपकी बातों को अगर सत्व रूप में मैं ये कहूँ तो किसी भी कार्य में अगर हमें सुखानुभूति होती है और दायित्व बोध होता है तो हम आसानी से उस कार्य को कर पाते हैं। और निश्चित रूप से आपसे कई लोग प्रेरणा लेंगे और इन सभी दायित्वों को अच्छे से निर्वाह करेंगे। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप किन तथ्यों को बाल साहित्य में मुख्य घटक मानती हैं, अर्थात बाल साहित्य में किन चीजों का समावेश अत्यावश्यक है, या अच्छा बाल साहित्य कैसा होना चाहिए, आप क्या सोचती हैं? जी बिल्कुल, अच्छा। माइक अनम्यूट कर दे रेखा जी। हाँ, तो बाल साहित्य तो देखो, जो भी हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं वो बच्चों के बात को देखते हुए लिख रहे हैं। लेकिन हाँ, बाल साहित्य में जो घटक होने चाहिए वो पर्यावरण से, प्रकृति से, आसपास के परिवेश से वो बच्चों को जानकारी देते हुए होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने आसपास के परिवेश को जाने। तो पशु पक्षियों के माध्यम से बच्चों को बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे एक नई पौध है, उसको पूरी जिंदगी का मालूम नहीं, जीवन क्या है, संसार क्या है। वो आसपास की छोटी छोटी बातों से खुश होते हैं। जैसे अगर उनसे तितली की बात करें तो वो बहुत खुश होंगे, चिड़िया की बात करें तो वो बहुत खुश होंगे। उनको बहुत ज्यादा गहरे दर्शन की जरूरत नहीं है, उनको उन चीजों के माध्यम से हम कुछ आगे उनको बात बताएं। लेकिन हाँ, कोई उपदेश की जरूरत नहीं है, उसमें उनको खुशी मिलनी चाहिए, अच्छी अच्छी बात मिलनी चाहिए। उपदेशात्मक बातों से बच्चे फिर पीछे हो जाते हैं, वो फिर सुनते ही नहीं है। तो उसमें मजे मजे की बात, मजे मजे में एक हिडन उनको संदेश मिले, लेकिन हाँ, मजे मजे में, खुशी खुशी में, जिससे खुशी हम जाहिर कर सकें। उनको रंगों की बात, रंग बिरंगी दुनिया, रंगों की दुनिया की सकारात्मक बातों की हम बात करें, नकारात्मक बातों को छोड़ दें, तो बच्चे बहुत खुश होकर इस तरफ कहानी सुनेंगे और साहित्य की तरफ आएंगे और अपनी पढ़ाई से भी जुड़ेंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चों के मनोभावों को समझते हुए और जो चीजें बच्चों को आकर्षित करें और उनको गुदगुदाए, उनको जो चीज हम कहना चाह रहे हैं उससे जोड़ने में सक्षम हो, उन्हीं चीजों को हमें बाल साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए ताकि बच्चों तक वो बात पहुंचे, उन पे वजन ना पड़े। अभी कुछ दिनों पहले पंकज जी चतुर्वेदी सलीला संस्थान के कार्यक्रम में थे, उन्होंने भी यही चीज कही थी कि बच्चे वो जो पाठ्य पुस्तक में भी कहानी होती है वो मनोरंजक भी होती है, लेकिन उसके पीछे जो प्रश्न होते हैं वो उन पे दबाव डालते हैं, बोझ डालते हैं और उनका मनोरंजन कहीं बिल्कुल लुप्त हो जाता है। तो ऐसा ना हो, बच्चे बोझ ना समझे, उससे आनंद की अनुभूति करे, ऐसा साहित्य होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की दो पंक्तियां याद आ रही है कि चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो हर व्यक्ति के लिए उसका बाल्यकाल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे अभावों में ही क्यों ना गुजरा हो। बचपन सबको प्रिय होता है और हमेशा याद रहता है। हर व्यक्ति अगर उसे थोड़ा सा भी मौका मिले तो वो बचपन के गलियारों में लौट जाता है। तो आइए हम कुछ क्षणों के लिए सभी चिंता फिक्र भूलकर बच्चों की प्यारी संगीता आंटी की कहानी सुनते हुए अपने अपने बचपन के गलियारे की सैर करते हैं। तो मैं संगीता जी को बहुत ही प्यार, बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी आज की कहानी हम लोगों के समक्ष रखें और हम सबके भीतर छिपे हुए बच्चों को जागृत करते हैं, आनंदित करते हैं। आदरणीय संगीता जी। धन्यवाद रेखा जी। तो मैं कहानी के लिए तैयार हूँ और उत्सुक भी हूँ, और बच्चों को सुनाने में मुझे बहुत मजा आता है। मैंने बहुत जगह कहानियां सुनाई हैं, अपने घर के पार्क के पास भी, जहां जहां मैं गई हूँ, अंबिकापुर, जोधपुर, देहरादून, जहां भी जाती हूँ बच्चों को कहानी सुनाती हूँ। और अभी पिछले दिनों मुंबई के भी मैंने पार्क में कहानी सुनाई, जब
विमला जी ने मुझे वो एक टास्क दिया था कि हम एक गाने को कंपाइल कर रहे हैं, तब भी मैं एक पार्क में गई थी और बच्चों को कहानी सुनाई। तो आज फिर संगीता आंटी आ गई है आपको कहानी सुनाने इस छोटी सी गिलहरी के साथ। तो आज शुरू करते हैं हम अपनी एक कहानी। मेरी कहानी का शीर्षक है गुनगुन चिड़िया हुई आजाद। तो मैं आज चिड़िया के साथ आई हूँ। ये चिड़िया मेरे घर के अंदर एक पेड़ लगा है। मेरी बेटी ने ये क्रिसमस का पेड़ हमें बहुत प्रिय है। ये मेरी बेटी ने इसको बहुत डेकोरेट किया और उसमें एक चिड़िया है। ये चिड़िया है गुनगुन चिड़िया। तो गुनगुन चिड़िया का ये घोंसला है। गुनगुन चिड़िया इधर से उधर खुदकती रहती थी। जंगल में सबसे बड़े विशाल बड़ के पेड़ पर पश्चिम दिशा की तरफ एक शाखा पर उसका ये घोंसला था। गुनगुन चिड़िया अपने माँ पापा, ये इसके माँ पापा हैं, के माँ पापा और बड़ी बहन शुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। सुबह उसके माँ पापा नाश्ते के लिए दाना ढूंढने जाते। वो खुदक कर घोंसले के बाहर आ जाती। देखो अभी भी ये खुदक कर बाहर ही है। उसे पूर्व दिशा की शाखा पर आती सूर्य की किरण बहुत अच्छी लगती। सुबह की किरणें उसके नन्हे नन्हे पंखों को गर्म करती तो उसके पंखों में उड़ान भर जाती और वो खुदक कर कभी उत्तर दिशा में तो कभी दक्षिण दिशा में शाखा पर आकर अन्य पक्षियों के घोंसले देखती। गुनगुन चिड़िया थोड़ी निचली शाखाओं का भी चक्कर लगा और बड़ के पेड़ की जड़ों में उसे बड़े बिल में मीजू खरगोश दिखाई देता और उस मीजू खरगोश के गुलाबी कान उसे बेहद पसंद आते। देखो इसके गुलाबी कान, वो गुनगुन चिड़िया को बहुत पसंद थे। वो कहती, अरे मीजू अपने कान तो हिला। और मीजू खरगोश शर्माकर अपने बिल में भाग जाता। तो उसकी जो शुनमुन चिड़िया बोलती, ऐसे किसी को कोई छेड़ता है? और मीजू खरगोश बिल में भागता तब भी उसके कान हिलते हुए ही जाते। तो वो कहते, चल घर, माँ बुला रही है। शुनमुन चिड़िया उसकी जो बड़ी बहन है वो उसको बोलती। वो खुदक कर दूसरी शाखा पर बैठती। अब उस शाखा पर बया चाची का घोंसला था जो उसे बहुत अच्छा लगता था। उसमें बीच में बड़ा सा गोला और नीचे में पतली सुरंग। इसी तरह से उसके गोले में कोई झांक कर भी नहीं देख सकता था। गुनगुन चिड़िया ने कितनी बार अपनी माँ को कहा, माँ क्या हम बया चाची जैसा घोंसला नहीं बना सकते? इस घोंसले में बाहर से कुछ भी तो नहीं दिखाई देता। देखो हमारे घोंसले में सब कुछ दिखाई देता है और कोई दरवाजा भी नहीं है। माँ पापा गुनगुन की बात सुनकर हंस पड़ते। माँ ने बताया कि बया चाची को ईश्वर का वरदान है कि वो ऐसा घोंसला बना सके। गुनगुन चिड़िया खुदक कर अपने घोंसले की मुंडेर पर बैठ गई और तोता फूफा को तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है उसकी। और तो कोई वो तो कोटर में ही बना लेते हैं, पेड़ की कोटर में बना लेते हैं। माँ फिर हंसकर बोलती, देखो इसे कितनी जानकारी है। पापा बोलते, सारा दिन इस शाखा से उस शाखा पर डोलती जो रहती है। जैसे जैसे गुनगुन चिड़िया बड़ी होती जा रही थी ना, उसे आसपास के पेड़ों, पक्षियों, पशुओं, नदी और झरने देखने की इच्छा बढ़ती जा रही। वो हर दिन अपनी उड़ान थोड़ी दूर और करते हुए नदी तक पहुंच गई। वो सोनी नदी थी। उस नदी के किनारे उसने एक इंसान को बैठे हुए देखा। उसके हाथ में तीर कमान था और एक जाल भी। माँ ने एक दिन बताया था ना कि जंगल में इंसान आते हैं जिसे शिकारी कहते हैं। वो पशु पक्षियों को मांस के लिए मारकर अपने संग ले जाते हैं। गुनगुन चिड़िया एक बार तो डरी
लेकिन फिर सांस रोककर उस शाखा पर बैठी रही। उसने देखा तो शिकारी के हाथ में कुछ ऐसी चीज थी जिस पर चित्र आ जा रहे थे। वो उस पर उंगलियों से ऊपर नीचे कर रहा था। बीच बीच में कोई धुन बजती तो वो अपने कान पर उसको लगाता और किसी से बात भी करता। उसका तीर कमान यूं ही पड़ा था और जाल भी यूं ही फैला हुआ था। वो तो बस उस चीज के साथ खेल रहा था। अचानक से एक हिरन सामने से गुजरा और नदी में पानी पीने लगा। देखो, ऐसा हिरन पानी पीने लगा नदी में जाकर। शिकारी ने अपना तीर कमान उठाया और उसकी तरफ भागा। वो अपनी उस चीज को जमीन पर ही छोड़ गया। गुनगुन चिड़िया ने देखा तो वो नीचे उतरी और पंजों में दबाकर अपने घोंसले की तरफ उड़ चली। उसके माँ पापा आज नाश्ते में गेहूं के दाने लाए थे। शुनमुन नाश्ते पर उसका इंतजार कर रही थी। देखो देखो शुनमुन, मैं क्या लाई हूँ, गुनगुन चिड़िया ने चहकते हुए कहा। ये तो मोबाइल है, हमारे काम की चीज नहीं है, उसके पापा ने कहा। नहीं नहीं, हम तो इससे खेलेंगे। चुनमुन भी पास आ गई। अच्छा पहले नाश्ता तो कर ले, गुनगुन की माँ ने कहा। गुनगुन ने मोबाइल को अपने पंजों को स्क्रीन पर रखा। उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ शब्द, कुछ चित्र सामने से निकलते जा रहे थे, लेकिन उसे मजा आ रहा था। उसने एक एक करके सारे ऐप खोल दिए। उसे सबसे अच्छा यूट्यूब लगा। उस पर कहीं गाने तो कहीं नृत्य दिख चल रहा था। उसे एक गेम का ऐप दिखा। वो गोटियों को खेल खेल कर हार रही थी। अब गुनगुन सारा दिन घोंसले में पड़ी मोबाइल देखती रहती। वो घोंसले से बाहर ही नहीं निकलती, घोंसले में ही बैठी रहती। मीजू खरगोश अपने बिल से बाहर निकलकर अपने कान हिलाता, लेकिन गुनगुन चिड़िया तो दिखाई ही नहीं देती। वो अपनी शरारतें करना भी भूल गया था। एक दिन उसने जोर से आवाज लगाई, ए गुनगुन चिड़िया, कहाँ है? आओ हम नीचे खेलेंगे। नहीं नहीं, मैं तो अपनी स्क्रीन पर ही खेल रही हूँ, गुनगुन ने अपने घोंसले से ही आवाज दी। चुनमुन ने उसके माथे पर चपत लगाई। अब जा भी, मीजू कितनी बार तुझे बुला रहा है, और वो तो अपने उजले फर वाले बदन पर कितना इतराता है। जा तू खेल उसके साथ। नहीं, मुझे तो नहीं खेलना, गुनगुन ने मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाते हुए कहा। माँ पापा दाना लेकर घोंसले में लौट आए थे। गुनगुन चिड़िया ना तो अपनी जगह से हिली थी और ना ही नाश्ते के लिए तैयार। ये गुनगुन ऐसे ही मोबाइल देखती रहेगी तो बड़ी कैसे होएगी, उड़ना भी भूल जाएगी, माँ पापा ने कहा। हाँ, ये तो डाल डाल घूमती थी, सबकी खबर रखती थी, इसे क्या हो गया है, पापा ने भी चिंता में कहा। दिखाओ गुनगुन, मुझे भी ये मोबाइल। पापा ने गुनगुन से मोबाइल लगभग छीनते हुए कहा। मोबाइल के व्हाट्सएप पर संदेश था। कहाँ फंस गए, कितने दिन हो गए, कोई खबर नहीं, हमें चिंता हो रही है, जवाब तो दो। ओ, तो शिकारी जंगल में भटक गया है, मोबाइल में गूगल नक्शे के ही सहारे आया होगा, उसके घर वाले चिंता कर रहे होंगे। गुनगुन, ये मोबाइल तो हमें पहुंचाना होगा, पापा ने कहा। गुनगुन कसमसाई, चू चू करके रोने लगी। उसकी माँ ने समझाया कि उसके भी बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, कितने दिन से मोबाइल तेरे पास है, वो इस घनेरी जंगल में भटक गया है। गुनगुन चिड़िया के पापा ने मोबाइल को पंजों में दबाया और सोनी नदी की तरफ उड़ गए। उन्हें शिकारी को घर जो पहुंचाना था और गुनगुन को आजादी देनी थी। मोबाइल से सब आज खुश थे। चावल के दाने नाश्ते में पाकर गुनगुन खुश थी और नाश्ता करके उड़ चली, सूरज की किरणें पाने, पेड़ों की हवा खाने, बया चाची से मिलने, तोता ताऊ से मिलने और मीजू के
गुलाबी हिलते हुए कान देखने। तो ये थी मेरी कहानी, गुनगुन चिड़िया आजाद हुई। तो बच्चों कैसी लगी? संगीता आंटी फिर आएगी आपको कहानी सुनाने इस खरगोश के साथ। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपकी कहानी जितनी अच्छी होती है, आपका प्रस्तुतिकरण उससे भी अच्छा होता है, और उसके साथ आप जो ये प्रॉप यूज करती हैं, इससे वाकई बहुत आकर्षित हो जाती है आपकी प्रस्तुति, और निश्चित रूप से बच्चों का ही नहीं, बड़ों का भी मन गुदगुदाती है। अब मैं आदरणीय विमला दीदी से अनुरोध करूंगी कि वे इस कहानी पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें। आदरणीय विमला दीदी। ये बात बिल्कुल आपने सही की है कि संगीता जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है, और जो लोग सुन रहे थे, जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। डॉक्टर शील कौशिक लिख रही हैं कि जो सुनाने का अंदाज था वो बहुत अच्छा था, बहुत उम्दा था। राजेंद्र श्रीवास्तव ने लिखा है कि रोचक प्रस्तुति, बच्चे बहुत पसंद कर रहे होंगे। सुधा जुगरान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सुंदर कहानी और प्रस्तुति संगीता जी की। तो कई अच्छे कमेंट्स आपके लिए आए हैं। उसमें एक कमेंट और रोचक है। सरला मेहता कहती हैं कि वाह बहुत उम्दा, मैं भी सम्मिलित होना चाहती हूँ। और उषा सोमानी लिखती हैं कि बहुत सुंदर प्रस्तुति, मजा आ गया। यानी बड़े बच्चों ने तो आपकी कहानी को देखने के बाद बहुत पसंद किया ही है, और अब छोटे बच्चों के कमेंट्स बाकी रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने बड़े बच्चों इसलिए कहा है क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो बूढ़ा भी क्यों ना हो जाए, उसमें एक बालक की उपस्थिति होती है। और बाल साहित्य ऐसा साहित्य है जो केवल बच्चों के लिए नहीं होता है, वो बड़ों के लिए भी होता है। बड़ों को भी उतना ही मजा देता है, उतना ही गुदगुदाता है। और मैं भी सच पूछा जाए तो आपकी इस कहानी में और कहानी सुनाने के अंदाज में मैं बहुत अच्छे से खो गई थी एक तरह से। आपके प्रॉप देखने का मुझे भी बहुत मजा आया और बहुत आनंद आया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप जितना अच्छा लिखती हैं, आपकी प्रस्तुति भी उतनी ही अच्छी होती है। कुछ कहानी के अंदर जो बात मुझे लगी, कि जहाँ संवाद बहुत अच्छे थे, भाषा भी बच्चों के अनुरूप थी, और एक विषय को आपने उभारा है कि पशु पक्षियों में भी कहीं मोबाइल की लत ना लग जाए, और वो अगर मोबाइल की लत लग गई तो उनकी क्या स्थिति होगी। तो एक तरह से एक ये प्रयोग ही है। तो कुछ दिन पहले एक वीडियो आता था कि एक बच्चा दूध नहीं पीता होगा, तो उसने लेकर के एक पिल्ले को मारना शुरू किया। जो उसका फादर था उसने पिल्ले को मारना शुरू किया। तो बच्चा इतना डर जाता है कि पिल्ले को मारने से बच्चा डर जाता है कि देखो मेरे को नहीं मार पड़ जाए, तो वो चुपचाप कहना मान लेता है उसके पापा का। तो इस तरह से बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। तो जो आपने मोबाइल के माध्यम से बताया कि चिड़िया भी इस तरह से उसकी आदी हो गई और उसकी ये स्थिति बन गई कि वो आसपास का सारा संसार भूल गई, तो वो उन्होंने बहुत मतलब ये एक नवीन प्रयोग आपने अपनी कहानी के अंदर किया है, जो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से बच्चों को दूसरों का कह करके और बताना कि देखो ये चीज बुरी है। उन्हें नहीं कहना कि तुम ये बुरा कर रहे हो या ये गलत कर रहे हो, पर दूसरों का बता के इंडिकेट करना, ये बहुत अच्छी एक नई चीज आपने कहानी में दी है। हमारे साथ जुड़े हुए राजकुमार निजात, जो सिरसा हरियाणा से हैं, और वो लिख रहे हैं कि उनके प्रतिक्रिया आई है कि संगीता जी, आपने गुनगुन चिड़िया की कहानी बड़े ही बाल भाव के साथ, बाल जिज्ञासाओं के साथ, बाल हाव भाव के साथ प्रस्तुत की। बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है जिन बच्चों ने सुना है उन्हें आपकी कहानी बहुत भाई होगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे आपकी कहानी बहुत भाई। आपका कहानी कहने का ढंग बहुत अच्छा है, स्वाभाविक है, बाल मन के अनुसार है। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई।
हमारे चैट बॉक्स में उषा सोमानी जो कि चित्तौड़ से हैं और ये भी एक अच्छी बाल कहानीकार हैं। इनका भी कमेंट आया है। मेरे साथ मेरी पोती ने भी कहानी का पूरा आनंद लिया। देखिए हमें एक ही स्क्रीन पे दो दो लोग मिले हैं। और मैं बताऊं कि जब मैं ये कार्यक्रम करवाने की बात कर रही थी तो मेरी पोती ने मुझे आकर के बोला कि आज आपका वेबिनार है ना, तो हम टीवी नहीं देखेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं देखोगे, मेरा वेबिनार से तुम्हारा टीवी का क्या मतलब है? अरे नहीं, हम टीवी में यूट्यूब देखते हैं ना, तो डेटा खत्म हो जाता है उसमें। आपका वेबिनार में डेटा पूरा मिले आपको, इसलिए हम टीवी नहीं देखेंगे। छोटे बच्चे भी इतनी समझदारी वाली बात कर जाते हैं और इतना रुचि रखते हैं कि बड़ों के प्रति कि क्या हो रहा है। तो बच्चों में कहीं ये अनुसरण की भी एक प्रवृत्ति होती है कि जो बड़े कर रहे होते हैं वो बच्चे भी करते हैं। तो अगर बड़े वाकई में बच्चों के सामने अपने मोबाइल को तज दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम ये लत बच्चों में नहीं पाते, बड़े भी अपने मोबाइल से और इन चीजों से सारे समय जुड़े रहते हैं। अगर वो भी अपनी इस लत को थोड़ी कम करें और पढ़ने के शौक को फिर से आरंभ करें तो बहुत हद तक बालकों में भी वो सुधार आ सकता है। हालांकि अभी समय ऐसा चल रहा है कि ये बहुत बड़े एक साधन के रूप में भी मोबाइल हमारे सामने आया है। तो कहानी जो थी वो अपनी थीम में सफल होती है क्योंकि हम बात फिर से मोबाइल तक ले आए हैं और उसी एक साधन से ही तो हम ये वेबिनार भी कर रहे हैं और सब तक पहुंच रहे हैं। मैंने अपनी बात कही और रेखा जी से कहूंगी कि वो अपनी बात कहें और फिर हम इसको समापन की ओर ले जाएंगे। अगर चैट बॉक्स में और कोई बात आती है किसी की तो मैं बताऊंगी। बहुत बहुत आभार दीदी, आपने कहानी का बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण किया। जहां तक प्रस्तुति की बात है, मैंने पहले कहा था आपकी प्रस्तुति लाजवाब होती है और मेरे इर्द गिर्द जितने भी बाल साहित्यकार हैं शायद सबसे अच्छी प्रस्तुति संगीता जी की है उसमें। और आपके प्रॉप का उपयोग तो वाकई में, जो मैंने पहले कहा, कहानी भी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे अंदर का बच्चा कहीं कहीं कुछ ऑब्जेक्शन कर रहा है। आंटी, एक चिड़िया कैसे पंजे में उठा के मोबाइल को उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती ना, इसकी जगह बंदर रखते तो कितना अच्छा होता। नहीं, सही है ना? और मेरा बच्चा, अंदर का बच्चा ये भी बोल रहा है कि कितने दिन तक वो चार्ज रहेगा मोबाइल, वो तो घोंसले में पड़ा पड़ा डिस्चार्ज हो जाएगा ना। चिड़िया को चार्ज करना तो आता ही नहीं है। कैसे उसने चलाया उस मोबाइल को? आपने कहा इतने दिन तक वो मोबाइल चलाती रही कि उड़ना ही भूल जाएगी, ऐसा कुछ। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए ना आंटी। और और क्या लगा मुझे कि वो जो शिकारी था, उसका जो फोन आया था ना, चिड़िया कैसे सुन लेती उस फोन को? नहीं सुन सकती है ना। थोड़ा सा इसको भी मॉडिफाई किया जाए तो कहानी और आकर्षक हो जाएगी। क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना, वो पुराने जमाने, पुरानी रेखा थी ना, वैसे नहीं रहे हैं। आजकल के बच्चे बहुत जागरूक हैं, हर चीज जानते हैं, हर जगह वो अपने नए नए प्रश्न खड़े करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं होती है। वो तो कहते हैं ना, बंदर डॉक्टर कैसे हो सकता है, पंकज जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा था। हाँ। और मतलब हर जगह सिंह शेर ही, शेर राजा ही क्यों हो, दूसरा कोई राजा क्यों नहीं बन सकता? तो ऐसे कई सारे प्रश्न बच्चों के मन में आते हैं ना, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न मुझे आपकी कहानी को सुन के आए। तो प्लीज आंटी ना, आपकी बार थोड़ा सा इसको, और बाकी कुल मिला के अच्छे संवाद आपकी कहानी में थे, बहुत सुंदर आपने बुना है, बहुत अच्छी आपकी कहानी की भाषा थी, बाल सुलभ भाषा थी, जो वाकई बच्चों के मन में गुदगुदी पैदा करती है। जब मैं सुन रही थी तो वाकई मुझे लग रहा था कि मैं पहली दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची हूँ और मेरी पुष्पा सोमानी दीदी मुझे कहानी सुना रही है। वाकई मुझे वो अनुभूति हो रही थी। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने सुना या बाद में भी जो इस कहानी को सुनेंगे, वो अपने बचपन में जरूर इस कहानी को सुनकर पहुंचेंगे। बहुत ही सुंदर आपकी
कहानी रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ। और आप अपनी कहानी के बारे में कुछ भी कहना चाहें तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपनी बात 2-3 मिनट में कहिए। बिल्कुल रेखा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बौद्धिक सवाल है कि आजकल के बच्चे इतने वो पुराने वाले बच्चे नहीं है और सवाल उठाएंगे। लेकिन जब हम कहानी लिखते हैं तो हम भी बच्चा हो जाते हैं और हम बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि हाँ ये सब चल रहा है और हमको ऐसे ऐसे करते चले जाना। जैसे हम परियों की कहानी में जब बच्चों को परियों की कहानी सुनाते हैं, पशु पक्षियों की कहानी में भी जब चिड़िया कैसे पंजे में लेके जाती है तो वो उसको ये मजा आएगा। बच्चे को, छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा जो होता है ना उसको तो मजा आएगा कि अरे पंजे में चिड़िया उठा के ले जा रही है। हाँ, जहां तक चार्जर की बात है वो सवाल आ सकता है बच्चों को। तो लेकिन उसमें ये भी हम फिर आगे कर सकते हैं कि अरे जब शुनमुन चिड़िया भी देखने लगी और उसके पापा भी पहले, इसको हम लंबा खींच सकते हैं कि हाँ उसके पापा ने भी देखना शुरू किया तो उनको भी मजा आया तो वो एक चार्जर खरीद के लाए। यहाँ पर ये ऐसे ऐड कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि हाँ पशु पक्षी थोड़े मोबाइल देखेंगे, पशु पक्षी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये एक कल्पना है ना। हम बच्चों को कल्पना की दुनिया में ले जाकर हम उनको वो बात कहना चाहते हैं कि देखो चिड़िया अपने पंख उड़ना भूल गई तो कहीं तुम भी ऐसे अपना काम करना ना भूल जाओ, है ना। हम ये बच्चों को, पर हाँ सवाल उठेंगे तो मजा आएगा, बच्चे ये उठाएंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा कि अरे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं। मैं बीच में बोल रही हूँ कि एक सुझाव भी आया है उषा सोमानी की तरफ से कि सोलर बैटरी लगा ली थी, सोलर बैटरी लगा ली थी। ये सुझाव भी उषा सोमानी की तरफ से आया है, जो है ना। बिल्कुल, और बहुत अच्छा, ये बिल्कुल अच्छा जवाब, बहुत अच्छा है जवाब कि भाई हाँ सोलर बैटरी तो उनका सूर्य एकदम सामने है, किरणों में चल रहा है। बहुत अच्छी बात है ये। थैंक यू उषा जी, बहुत अच्छा आपने मुझे जवाब दिया। एक प्रीता भार्गव जी हैं, वो बहुत बड़ी राइटर है और बहुत अच्छी कवियत्री हैं। वो भी आज हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हैं और लिख रही हैं कि उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। और सुनीता जो पंचाल हैं, वो रेखा जी की बात को इंगित करती हुई लिख रही हैं, दिल तो बच्चा है रेखा दीदी। सरला मेहता लिख रही हैं, रेखा बच्ची की बात तो सही है। बिल्कुल, बच्चों को कहानियां सुनाने से बच्चों की क्रिएटिविटी, उनका दिमाग जागृत इसीलिए तो होता है ना। हम उनको पशु पक्षी की कहानी सुना रहे हैं तो बच्चे सवाल करेंगे, पशु ऐसा कर सकते हैं क्या, पक्षी ऐसा कर सकते हैं क्या। तो वो उनकी अंदर से जो क्रिएटिविटी है, उनकी रचनात्मकता है, वो जागती है। मेरी बेटी जहाँ पढ़ी है बॉस्टन में MIT यूनिवर्सिटी में, तो उसने मुझे बताया कि वहां पर ऐसी रिसर्च होती है और वो कहते हैं कि जिन बच्चों को माँ बचपन में कहानियां सुनाती है वो बच्चे बहुत रचनात्मक होते हैं। तो वो मुझे कहती है, मम्मी आपने मुझे बहुत कहानियां सुनाई ना, इसीलिए मैं ऐसे क्रिएटिव हो गई। तो ये एकदम फैक्ट है। और ये इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी कहानियां जिसमें कल्पना ज्यादा है तो वो बच्चे रचनात्मक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। और यही बातें कहलवाने के लिए मैंने वो छोटे छोटे प्रश्न किए थे कि वाकई हम इन प्रतीकों के माध्यम से बच्चों के मन में एक जिज्ञासा जगाते हैं और बच्चों को जागरूक भी करते हैं कि भाई उस चिड़िया का जो हाल हुआ तुम्हारा ना हो जाए। रेखा जी आपका अंदाज तो मुझे बहुत पसंद आया। आपने सभा बना दिया, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे बीच संतोष कुमार जी मथुरा से जुड़े हैं, कुमुद वर्मा अहमदाबाद से जुड़े हैं। अपने माइक आप म्यूट कर लें तो आवाज गूंजेगी नहीं। माइक म्यूट कर लें आप अपने। और हमारे साथ जुड़े हैं कुमुद वर्मा, जुड़ी हैं अहमदाबाद से। ये भी बहुत अच्छी बाल साहित्य लेखिका है। उषा छाबड़ा जो स्वयं खुद बहुत अच्छी कहानी सुनाती हैं और मतलब इसी के लिए वो फेमस हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं और वो भी कार्यक्रम को देख रही है। परंतु हालांकि अभी उनका एक ही कमेंट आया है, आपकी प्रस्तुति पे उनका कोई कमेंट नहीं आया है। विमला नागला जो केकड़ी अजमेर से हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, ये भी बहुत अच्छी बाल साहित्यकार हैं
रवि पुरोहित जी हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए शुभकामना दी और इस कार्यक्रम को एक अद्भुत कार्यक्रम भी बताया है। सुधा जुगरान भी अपने सक्रिय सहभागिता चैट में बॉक्स में डाल रही हैं और बराबर कहानी पे कमेंट करते हुए लिख रही हैं कि सुंदर चर्चा, बढ़िया प्रश्न और बढ़िया जवाब, आप सब अद्वितीय रचनाकार हैं। रामेश्वर प्रसाद सारस्वत हमारे साथ जुड़े हैं, देवदत्त शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश क्षत्रिय ने इस कार्यक्रम के समापन की ओर इशारा करते हुए लिखा है कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम। और एक लंबी टिप्पणी आई है राजकुमार निजात की जो मैं पढ़ना चाहूंगी। कहानी तो सभी बच्चे सुनना चाहते हैं, बशर्ते कि कहानी सुनने और सुनाने का उनके चारों तरफ माहौल हो, वातावरण हो जो बच्चे साहित्यिक दृष्टिकोण से परिपक्व हैं अथवा साहित्य को कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये निश्चित तौर पर आपकी कहानी को सुनेंगे भी और उसका आनंद भी लेंगे। हरीश सेठी जिलमिल हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं कि सादर प्रणाम सभी सम्मानित रचनाकारों को। उषा सोमानी लिखती हैं, रेखा जी बच्ची के प्रश्नों से कहानी पार्क की रोचकता बढ़ गई है और वाकई में 4 चांद लग गए हैं और ये हमारा जो कारवां शुरू हुआ है वह अब आगे और मुकाम पकड़ता जाएगा और हम अपने अभिष्ट समय तक पहुंच चुके हैं। और रेखा जी से कहूंगी, उन्होंने बहुत अच्छी इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता रही वह और इस कार्यक्रम का विधिवत समापन भी करें। बहुत बहुत आभार दीदी। कुल मिलाकर वाकई ये कार्यक्रम एक उपलब्धि रहा है और ये सारा श्रेय जाता है विमला दीदी की रचनात्मक सोच को। वे हमेशा से ऐसे नवाचार करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। वो हम जैसे कितने ही साहित्यकारों की मार्गदर्शक है और आने वाले नवोदित कितने ही साहित्यकारों के लिए एक ऐसी धरोहर तैयार कर रही है वो कि वो उन्हें चिरकाल तक उनके मार्ग को प्रशस्त करती रहेंगी। इसके लिए मैं दिल से दीदी का धन्यवाद करती हूँ और आभार भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना। और संगीता जी आप तो लाजवाब हैं ही, आपकी कहानी और आप तो सिरमौर हो गई है इस कार्यक्रम की कि पहली प्रस्तुति आपकी हुई है और जितना सफल आज का प्रस्तुतिकरण रहा है, माँ वीणा पाणी से मेरी गुजारिश है कि आने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे और बल्ले 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 होता रहे इस कार्यक्रम में। तो और सभी सुनने वाले जो भी मेरे साहित्यकार बंधु हैं, बहुत लंबी फहरिस्त, मेरे पति ने तो सारे नाम भी लिखे थे पर दीदी चूंकि बोल चुकी है सबके नाम, मैं सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सलीला संस्था सलुम्बर की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले कार्यक्रमों में भी आप इसी तरह इसी ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे और हमें मार्गदर्शित करते रहेंगे, हमारे इस कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते रहेंगे। इसी के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि। शुक्रिया 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 ज्योत्सना सक्सेना भी बल्ले बल्ले लिख रही हैं और लिख रही है कि नेट व्यवधान रहा ऐसा तो होता है, अब वेबिनार की अपनी सीमाएं हैं तो देखिए घर बैठे पहुंच भी तो रहा है ठीक है, सभी से शुक्रिया, नमस्कार।